हेलो एवरीवन। बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने पिछले लेक्चर में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में बात की थी। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को कौन कौन से ये क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो बिंदु है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स को प्रभावित करने वाले कारक। अब ध्यान रखना, क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स की बात करता हूं तो मुख्य क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर कौन सा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मुख्य पैरामीटर है। पूरा खेल इसी के आगे पीछे घूमता है। क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स डेल्टा की वैल्यू। अब ध्यान रखना क्यों है, क्योंकि सामान्यतः क्रिस्टल क्षेत्र जो पैरामीटर है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, विपाटन के कारण ही यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के फलस्वरूप ही धातु के जो डी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का डी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसी स्प्लिटिंग के कारण ही जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेटल डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो परिवर्तित वेरी करते हैं। किसके ऊपर, किसके कारण? इस विपाटन के कारण। यानी कहने का मतलब है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि विपाटन के कारण ही संकुलों में धातु डी कक्षकों में, संकुलों के धातु डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था चेंज हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि अपन ने पढ़ा क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर, मुख्य पैरामीटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। और स्प्लिटिंग क्यों है? क्योंकि विपाटन के फलस्वरूप ही संकुल जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, उनमें के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की जो अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था बदल जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था बदलेगी तो ऐसी स्थिति में इसके फलस्वरूप कुछ एनर्जी फ्री होगी, एनर्जी लिबरेट, एनर्जी मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ये जो मुक्त ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसके फलस्वरूप तंत्र को स्थायित्व प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर में मुख्य पैरामीटर कौन सा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण ही धातु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की रिडिस्ट्रीब्यूशन बदल जाती है, यानी पुनर्व्यवस्था वो बदल जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था बदलेगी। इसके फलस्वरूप ऊर्जा का निष्कासन होता है। इस ऊर्जा के निष्कासन के फलस्वरूप तंत्र को क्या प्राप्त होती है? स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। यानी एनर्जी लिबरेशन के फलस्वरूप ही सिस्टम स्टेबल होता है। सिस्टम स्टेबल, तंत्र को स्थायित्व प्राप्त होता है। ये जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, इस निष्कासित ऊर्जा को, क्योंकि विपाटन के फलस्वरूप होती है, तो इसको हम कह देते हैं CFSE। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है CFSE, जिसको हम कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इस क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहाँ से आई? मैंने कहा कि विपाटन के फलस्वरूप धातु के जो डी कक्षक हैं, उन धातु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट बदल जाता है। अरेंजमेंट बदलने के फलस्वरूप ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके फलस्वरूप तंत्र को स्थायित्व प्राप्त होता है। ये जो निष्कासित ऊर्जा है, उसी निष्कासित ऊर्जा को, जो कि विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र के विपाटन के कारण हो रही है, उस ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ बात चल रही है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की। यहाँ इंपॉर्टेंट बिंदु मैं बता देता हूँ।
ये ध्यान रखना, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता। नेवर द वैल्यू ऑफ CFSE इज नेवर पॉजिटिव, कभी भी धनात्मक नहीं होगा। इट मे बी जीरो और नेगेटिव वैल्यू, ये जीरो या ऋणात्मक हो सकती है। पहली चीज यानी आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान कभी भी धनात्मक संभव नहीं है। ये या तो मान जीरो होगा या नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर। दूसरी बात, चूंकि मैंने कहा कि सामान्यतः इस निष्कासित ऊर्जा के फलस्वरूप तंत्र को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, तो ये ध्यान रखिएगा CFSE का मान जितना ज़्यादा होगा तंत्र का स्थायित्व उष्मागतिक जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो उतना ही अत्यधिक होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि CFSE प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, यानी अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा संकुल उष्मागतिक रूप से स्थायी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी CFSE के मान के आधार पर आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं। CFSE का मान जितना ज़्यादा होगा तंत्र का उष्मागतिक स्थायित्व उतना ही अत्यधिक होगा। उष्मागतिक स्थायित्व के साथ साथ ध्यान रखिएगा, CFSE के आधार पर रिएक्टिविटी का पता भी लगाया जा सकता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ CFSE to identify the reactivity of complexes, यानी संकुल यौगिकों की क्रियाशीलता के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा संकुल रिएक्टिव है, कौन सा इन रिएक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा, ये CFSE के आधार पर ये अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिएक्टिविटी के बारे में अपन चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी दो प्रकार की होती है। संकुल रिएक्टिव है तो ऐसी स्थिति में लेबाइल कॉम्प्लेक्स कह लेते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, उसे हम क्या कहते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। अगर रिएक्टिव नहीं है तब ऐसे संकुलों को हम क्या कह देते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के, रिएक्टिविटी के आधार पर कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं। जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं उनको हम लेबाइल या सक्रिय या चंचल कंपाउंड कह देते हैं, चंचल संकुल कह देते हैं। अगर वो रिएक्टिव नहीं है, क्रियाशीलता उनकी कम है, तो इनको इन रिएक्टिव या इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज या अक्रिय संकुलों के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर, मुख्य रूप से पैरामीटर जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो विपाटन के फलस्वरूप इनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा तो एनर्जी लिबरेट होगी, फलस्वरूप तंत्र को स्थायित्व मिलेगा। ये जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उस एनर्जी को मैंने क्या कह दिया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि सामान्यतः CFSE का मान कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता, ये शून्य या ऋणात्मक संभव है। दूसरा मैंने बताया कि CFSE के आधार पर उस संकुल यौगिकों की उष्मागतिक स्थायित्व के बारे में चर्चा की जा सकती है। और तीसरा कहा कि CFSE के आधार पर अपन किसी संकुल यौगिक की क्रियाशीलता के बारे में भी पता लगा सकते हैं, यानी संकुल यौगिक की पहचान कर सकते हैं कि वो क्रियाशील है या नहीं है। क्रियाशीलता का मैंने आपको दो बता दिया कि सामान्यतः बहुत क्रियाशील है तब तो हम उसको लेबाइल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और अगर क्रियाशीलता नहीं है तब हम उसको इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। अब कौन से संकुल इनर्ट होते हैं, कौन से लेबाइल होते हैं, इनका निर्धारण CFSE से करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत। अब मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कि मुख्य पैरामीटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो विपाटन, जो क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा है, ये क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा विपाटन के फलस्वरूप आती है। ये विपाटन मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विपाटन को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में चर्चा करता हूं। क्योंकि सामान्यतः जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मेटल तथा लिगेंड से निर्मित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि क्रिस्टल फील्ड विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को दो कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि द्विघटकीय तंत्र है, अर्थात दो घटकों से निर्मित होता है। एक आ जाता है आपका मेटल और दूसरा आ जाता है लिगेंड। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि विपाटन को, स्प्लिटिंग को दो कारक डिपेंड करते हैं। स्प्लिटिंग दो कारकों की वजह से होती है, या विपाटन को मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित करते हैं।
एक आ जाता है मेटल रिलेटेड फैक्टर्स और दूसरा आ जाता है लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स, यानी धातु से संबंधित कारक और लिगेंड से संबंधित कारक। इनके अलावा तीसरा हल्का सा इसी को प्रभावित कर सकता है ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स यानी संकुल की ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति वाला कारक भी इसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये संकुल की ज्यामिति का मतलब है कि अष्टफलकीय संकुल बनाएगा, चतुष्फलकीय संकुल बनाए, वर्गाकार समतलीय संकुल, और हमने ये जान लिया था कि वर्गाकार समतलीय संकुल, अष्टफलकीय और टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें संकुलों में सामान्यतः किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। मुख्य रूप से जो दो कारक प्रभावित करते हैं वो या तो धातु केंद्रित और या फिर लिगेंड केंद्रित। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं मेटल रिलेटेड फैक्टर्स यानी धातु से संबंधित कारक जो विपाटन को प्रभावित करते हैं। पहला आ जाता है फैक्टर्स रिलेटेड टू मैटर, मेटल आयन, फैक्टर्स रिलेटेड टू मेटल आयन और एटम, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कारक। अब इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं दो भागों में बांट देता हूं। पहला आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर डिफरेंट। दो भागों में बांट देता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लीजिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसा है। दूसरा आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर सेम। दो कारक प्रभावित करते हैं। धातु से जुड़ा हुआ कारक है वो आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या समान है या मुख्य क्वांटम संख्या अलग अलग है। मुख्य क्वांटम संख्या अलग अलग हैं तो ध्यान रखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या परिवर्तित होने पर यानी n की वैल्यू इंक्रीज होने पर सामान्यतः डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मेरा पुनः ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बदल जाएगा तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः उस अलग अलग होने पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान भी क्या होगा, बदलेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जितना ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने चर्चा की 3D, 4D, 5D, इधर से इधर जाने पर n की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। प्रिंसिपल 3, 4, 5, तो ऐसी स्थिति में इधर से इधर जाने पर डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। मेरे कहने का मतलब है कि सामान्यतः है जैसे 3D, 4D, 5D के कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हों और आपसे पूछे कि बताइए इनमें किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान ज़्यादा होगा उसके लिए सामान्यतः है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया CrCO का 6, MoCO का 6, WCO का 6, और वो आपसे पूछना चाह रहा है, यहां से कंसेप्ट ध्यान निकलेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं इनको डेल्टा O के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डेल्टा O यानी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के एनर्जी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखिएगा आपको ये दिए हैं सभी के सभी में CO लिगेंड उपस्थित है, CO लिगेंड उपस्थित है। इसका मतलब है कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, लिगेंड एक ही है, डेंटेड लिगेंड। ठीक है। सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि यूनिडेंटेड लिगेंड है। अब परिवर्तित क्या हो रहा है, Cr, MO, W, यानी मेटल परिवर्तित हो रहा है। और मेटल परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब है कि सामान्यतः ये जो मेटल है ये 3D सीरीज का है, ये जो मेटल है वो 4D का है,
ये 5D का है। क्लियर? क्योंकि अपन चर्चा करते हैं तो ये 4D सीरीज का आता है, जस्ट उसके नीचे मोलिब्डेनम, उसके नीचे टंगस्टन। तो ऐसी स्थिति में ये 3D का, ये 4D का, ये 5D सीरीज का। और मैंने आपको बता दिया कि सामान्यतः प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होने पर n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जितना ज़्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान उतना ही ज़्यादा होगा। उसका कारण है कि सामान्यतः इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ने पर साइज बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आने वाला लिगेंड आसानी से अप्रोच कर जाता है, और जैसे ही लिगेंड ज़्यादा पास में आएगा, सामान्यतः धातु के डी कक्षकों के मध्य विपाटन उतना ही क्या होगा, अत्यधिक होगा। तो इसके फलस्वरूप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होने पर सामान्यतः डेल्टा की वैल्यू भी बदल जाती है। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, डेल्टा का मान उतना ही अत्यधिक होगा। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसी स्थिति में CrCO6, MoCO6 और WCO6 में से टंगस्टन का जो कॉम्प्लेक्स है WCO6, इसमें सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, देन आफ्टर MCO6 में, और उससे कम किस में होगी, CrCO6 कॉम्प्लेक्स में। तो यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के आधार पर अगर इनको व्यवस्थित करें तो सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो इसमें होगी। अब देखिए, यहीं से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के साथ ही अगर मान लीजिए वो आपसे इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को न पूछकर एनर्जी को पूछे, तो एनर्जी का भी यही क्रम हो जाता है। एनर्जी का न पूछ के वो आपसे लेमडा का क्रम पूछे, तब ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि ई समानुपाती 1/λ होता है। तो एनर्जी का मान जितना ज़्यादा होगा, लेमडा का मान उतना ही कम। तो ऐसी स्थिति में इसकी लेमडा का मान कम हो जाएगा। तब वेवलेंथ के आधार पर अगर इनको व्यवस्थित करेंगे, तब ऐसी स्थिति में WCO6 का मान सबसे न्यूनतम आएगा। तो ये था आपका पहला जो कारक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होने पर। अब मैं दूसरा कारक ले लेता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो। अब देखिए, क्वांटम नंबर अगर सेम आ जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर सेम। अब ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो आपको क्या करना है, देखना है कि मेटल कैसा है। इसके आधार पर भी दो प्रकार की कंडीशन बनती है। सेम मेटल एटम और आयन, अगर समान मेटल एटम है और आयन है, या डिफरेंट मेटल एटम और आयन। क्लियर? अगर सेम मेटल एटम और आयन है, तब तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा। कब करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ जाए, सेम ही मेटल एटम आ जाए, परंतु उसकी ऑक्सीकरण अवस्था वेरी की हुई हो, ऑक्सीकरण अवस्था बदली हुई हो। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर उसका निर्धारण करना है। डिफरेंट मेटल एटम आ जाए तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है। मेटल एटम डिफरेंट है, बट number of oxidation state of the central metal atom, oxidation state of the central metal atom are same, but number of d electrons are different. Oxidation state of the metal ion are different,
बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। दो प्रकार की कंडीशन मैंने आपको बता दी। अगर अलग अलग प्रकार के केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हों तब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखनी है और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स भी देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चेक करनी है कि ऑक्सीडेशन केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है, क्या वो ऑक्सीकरण अवस्था समान है या अलग अलग है। ऑक्सीकरण अवस्था समान है तो उसमें ऑक्सीकरण अवस्था समान होने पर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है या अलग अलग है। और दूसरी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल आयन की अलग अलग है तो आपको नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अब देखिए मैं चर्चा कर लेता हूं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ध्यान रखना है डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स समानुपाती 1/डेल्टा। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा डेल्टा की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। और अगर ऐसी स्थिति है तो वही बात आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती डेल्टा, यानी ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा है उतना ही उसका डेल्टा की वैल्यू अत्यधिक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं पहले चर्चा कर लेता हूं इसके बारे में। सेम मेटल आयन हो और ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी हो तो आपसे पूछे FeH2O का 6(2+) और आपको एग्जाम्पल दे दिया FeH2O का 6(3+) और आपसे वो पूछना चाह रहा है कि बताइए इनमें से किसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सेम मेटल आयन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, सेम लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, परंतु ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गई और ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी जितनी ज़्यादा डेल्टा की वैल्यू उसकी उतनी ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में FeH2O का 2+ की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान कम होगा FeH2O का 6(3+) की तुलना में। अगर इसकी बात करूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम सेम है परंतु नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तब ऐसी स्थिति की बात करें तो ध्यान रखिएगा NiH2O का 6(2+) और आपने लिया COH2O का 6(2+). डिफरेंट मेटल आयन है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की सेम है परंतु नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। तो ध्यान दीजिएगा ये निकिल है, यहां कोबाल्ट है, लिगेंड एक जैसे हैं, 6 की संख्या में है, ऑक्सीकरण अवस्था भी समान है, इसी में भी निकिल 2+ में है और इसमें कोबाल्ट 2+ में है। क्लियर? तो ध्यान देना इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे स्प्लिटिंग उतनी ही कम होगी, तो फलस्वरूप नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा है, इसका मतलब है कि स्प्लिटिंग कम होगी। इसका सीधा सा तात्पर्य ये हो गया कि सामान्यतः स्प्लिटिंग COH2O का 6(2+) कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अगले की बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में CrH2O का 6(3+) और VH2O का 6(2+). अब ध्यान देना इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो इसमें डिफरेंट मेटल आयन है, इसमें क्रोमियम है, इसमें वेनेडियम है, लेकिन लिगेंड एक जैसे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी अलग है, ये Cr3+ है, ये V2+ कंडीशन में है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्यतः 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होने के बाद में आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान उतना ही अत्यधिक होगा। ऐसी स्थिति में CrH2O 6(3+) की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान VH2O 6(2+) की स्प्लिटिंग की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। यह था आपका क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को प्रभावित करने वाला पहला कारक जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, केंद्रीय धातु आयन मैं पुनः बता देता हूं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो कारक क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को प्रभावित करते हैं उनमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो कौन सी क्वांटम संख्या या कौन से पीरियड से आता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले फर्स्टली चेक द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द मेटल आयन। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है।
ये दो कैटेगरी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। डिफरेंट हो जाए तो मैंने आपको बता दिया कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी डेल्टा की वैल्यू उतनी क्या होगी, अत्यधिक। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया तो आप चेक करना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, देन चेक द ऑक्सीडेशन, या इसके बाद में आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ जाए, तब ऐसी स्थिति में चेक द मेटल आयन और एटम, मेटल आयन और एटम को चेक करना है क्या वो सेम है या डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है। अगर वो सेम आ जाए तब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर, ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती डेल्टा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी जितनी ज़्यादा होगी डेल्टा का मान उतना ही ज़्यादा। अगर डिफरेंट आ जाए तब ऐसी स्थिति में देन चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट, डिफरेंट मेटल आयन है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन समानुपाती 1/डेल्टा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आ गई तो ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती डेल्टा। ये आप लोगों के पहले कारक से जुड़ा हुआ जो क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को प्रभावित करता है। इसके आधार पर अब मैंने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवा दिए कि किस तरीके से मेटल आयन है वो क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्लास में अपन लिगेंड से जुड़े हुए पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।